हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स कर रहे थे फ्रॉम द अमेंडमेंट बुकलेट। अमेंडमेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन नवंबर एग्जामिनेशन, उनके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो अभी तक के हमने अमेंडमेंट्स किए चैप्टर नंबर 9 तक के। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट। एक ही अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी अपडेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अब कैसे अपडेट हो सकता है? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। क्या बोला? ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। किस केस में? जब अगर हो जाए क्या? फेलियर ऑफ बैंक टू कम्युनिकेट चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसको? टू द कॉमन पोर्टल। बैंक ने कम्युनिकेट नहीं किया चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल। फॉर एग्जांपल, आपने तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया, पर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ, कम्युनिकेट नहीं किया गया कॉमन पोर्टल को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे अपडेट किया जाएगा? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, अभी तक के स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था यहाँ पे किस चीज का? ई स्क्रोल से अपडेट करने का। ई स्क्रोल से अपडेट करने का, इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया। एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या अपडेटेड प्रोविजन जो है वो देखेंगे। Where the bank fails to communicate, बैंक क्या हुआ है भाई? बैंक fails to communicate what? Details of चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिटेल्स ऑफ व्हाट? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक CIN नंबर कम्युनिकेट नहीं किया, बैंक फेल हो गया कम्युनिकेट करने में। क्या? CIN नंबर। किसको? कॉमन पोर्टल को। ठीक है, आपके अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट हो गया, बट बैंक ने कम्युनिकेट नहीं किया। किसको? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉमन पोर्टल को। द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे अपडेट किया जाएगा? मे बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई के ई स्क्रोल के बेसिस पे। क्या? ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट होगा। In case where the details of e-scroll are in conformity with the details in चालान, जो चालान के डिटेल्स है उससे कंफर्म कर रहा है अगर आई स्क्रोल, तो बिल्कुल अपडेट कर दिया जाएगा। जनरेटेड इन जीएसटी PMT 06 ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, तो पहले स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था किस केसेस में कि भाई आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट डेबिट हो गया, आपका अमाउंट जो है क्या हो गया? आपके बैंक से तो डिडक्ट हो गया, परंतु यहाँ पे क्या हुआ है? आपका यहाँ पे कॉमन पोर्टल को कम्युनिकेट नहीं किया बैंक ने, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे अपडेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बस अभी आपको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है? होगा अपडेट। कब? जब बैंक फेल हो जाता है कम्युनिकेट करने चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। एनीथिंग, किसी भी केस में अगर बैंक फेल हो जाता है क्या? कम्युनिकेट करना चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉमन पोर्टल को। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न चैप्टर के अमेंडमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लेट फीस पेएबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न रैशनलाइज्ड। किसकी बात हो रही है? डिले फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। डिले इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उसकी जो मैक्सिमम लेट फीस है उसको क्या किया गया? रैशनलाइज किया गया। देखेंगे, ये देखो, एक तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना, ये एक एरो मिस हुआ है यहाँ। ठीक है, सो क्या बात हो रही है? आपने क्या किया? लेट फाइल किया। क्या? एनुअल रिटर्न। सो इट स्टिपुलेट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी इज पेबल बाय सच पर्सन अंडर SGST UTGST एक्ट। आपको पता ही है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? CGST एक्ट का प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। तो सेम इतना ही का इतना अमाउंट किस में रहेगा? SGST में रहेगा। Any registered person who fails to furnish annual return by the due date shall be liable to pay the late fee। तो जो भी ड्यू डेट है अगर वो क्या कर रहा है? उससे लेट कर रहा है, तो उस केस में उसको लेट फी लगेगी। अब कैसे लगेगी लेट फी? देखेंगे। सो रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर। किसकी बात हो रही है? एग्रीगेट टर्नओवर। बहुत बार डेफिनेशन पड़ी हुई है किस चीज के? एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू कितना है? 5 करोड़ इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो कितना है उसका? 5 करोड़ या उससे कम है। 5 करोड़ या उससे कम है उसका क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। जिस साल के रिटर्न की बात हो रही है उस साल में उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ या उससे कम। तो उस केस में लेट फीस कितनी लगेगी? 50 रुपए पर डे टोटल है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने यहाँ डायग्राम में। 25 CGST में, 25 SGST में। ठीक है, यहाँ ऊपर जो लिखा था इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी भी था, यहाँ पे वो एक्ट में सेक्शन 47 में जो लिखी है वो बात है। चार्ट में आपको कंबाइंड दिया हुआ है क्या? 50 रुपीज लगेगा टोटल, 25 CGST में, 25 SGST में। या
0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कई बार डेफिनेशन पड़ी हुई है टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की। क्या लगेगा, या तो 50 रुपए पर डे या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 0.02 सीजीएसटी का था, 0.02 एसजीएसटी का है, टोटल मिला के 0.04, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो भी कम है, दोनों में से जो भी कम है उतनी क्या हो जाएगी, लेट फीस हो जाएगी। अब क्या है, टर्नओवर इन द स्टेट ये लिखा हुआ है, ठीक है, टर्नओवर इन द स्टेट लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक जनवरी की ब्रांच मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र का एनुअल रिटर्न लेट हुआ, महाराष्ट्र का एनुअल रिटर्न लेट हुआ, तो महाराष्ट्र का टर्नओवर लिया जाएगा, स्टेट का टर्नओवर इन द स्टेट दिया गया वो, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, टर्नओवर इन द स्टेट, तो महाराष्ट्र का दिया जाएगा। क्या हुई आपकी लेट फीस किस चीज पे डिपेंड करेगी, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन का उस साल में जिस साल का एनुअल रिटर्न है इक्वल टू और लेस देन 5 करोड़ है। 50 रुपए या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विच एवर इज लोअर, जो भी कम है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 20 करोड़ है, कौन सा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन का जिस साल के एनुअल रिटर्न की बात हो रही है। अगेन 5 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ तक है, ठीक है, 20 करोड़ तक है। उस केस में क्या, 100 रुपीज पर डे, 50 सीजीएसटी का, 50 एसजीएसटी का, 50 सीजीएसटी का, 50 एसजीएसटी का, 100 रुपीज पर डे, और 0.4% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर, और 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर, अब आपका टर्नओवर बड़े लोगों भाई 20 करोड़ से भी ज्यादा है, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 20 करोड़ इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, या तो फिर क्या होगा, 200 रुपए पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, जितने दिन भी आपका फेलियर कंटिन्यू होता है, 100 सीजीएसटी का, 100 एसजीएसटी का, या 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 0.5 कर दिया भाई, बहुत ज्यादा कर दिया यहाँ पे, ऊपर तो 0.04 ही था, यहाँ पे क्या कर दिया, 0.5 कर दिया। 0.5 ऑफ व्हाट, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 0.25 सीजीएसटी का, 0.25 एसजीएसटी का। तो बेटा विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बट फिर भी मैक्सिमम कैप कितना रहना है, 200 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे। तो मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है यहाँ पे, विच एवर इज लोअर दिया हुआ है, तो मैक्सिमम आपका होगा 200 रुपीज पर डे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा किस पे आपकी लेट फीस, किसकी बात हो रही है, एनुअल रिटर्न लेट फाइल किया तो यहाँ पे बात हो रही है। तो देखना है आपको, आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे कितना है, तो अगर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है तो कितना रहेगा, 50 रुपए पर डे, या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। 5 करोड़ से ज्यादा है परंतु 20 करोड़ से तक है आपका, 20 करोड़ तक है, तो फिर कितना रहेगा, 100 रुपीज पर डे, और यहाँ पे 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। या आपका टर्नओवर कितना है यहाँ, 20 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा है तो 200 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, 100 सीजीएसटी का, 100 एसजीएसटी का, या 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। तो ये देखो यहाँ 50 हुआ, फिर इसका डबल हो गया 100, यहाँ पे डबल हो गया 200, ठीक है। ऐसे आप इसको याद बिल्कुल रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल याद रखना है ये चार्ट आपको। इस चार्ट में आपने आई होप ये करेक्शन कर दिया, ये देखो बस एक एरो मिस हुई है, विच एवर इज लोअर पे जो जा रही है, ठीक है, दैट्स इट, ये तीनों। आगे बढ़ेंगे, टैक्स पेयर टू बी इंटीमेटेड difference in liability in form GSTR1 and GSTR3B and requested to pay differential liability or explain the difference। अब ये देखो बढ़िया इनिशिएटिव है, न्यू रूल 88C इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस रूल 59(6) अमेंडेड। क्या बात हो रही है, टैक्स पेयर को इंटीमेट किया जाएगा क्या लाइबिलिटी में डिफरेंस है, अगर GSTR1 और 3B की उसकी लाइबिलिटी में डिफरेंस है, 3B की उसकी लाइबिलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। सो एग्जाम्पल से देखेंगे, अगर GSTR1 से आपकी लाइबिलिटी आती है टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख रुपीज, GSTR1 में आपने बताई क्या, टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10 लाख रुपीज। सो एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर GSTR1 में आपने आपकी टैक्स लाइबिलिटी बताई कितनी, 10 लाख रुपीज, परंतु GSTR3B में आपने बताई 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपीज आपने पे कर दिया, 1 लाख रुपीज पे कर दिया। अब डिपार्टमेंट को पता चला तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगी आपको, या तो भाई साहब आप ये जो है पे कर दीजिए, 9 लाख रुपए डिफरेंशियल जो है ये आप या तो पे कर दीजिए,
या आप एक्सप्लेन करिए डिफरेंस, या आप एक्सप्लेन करिए डिफरेंस कितने दिन के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर। ये जो आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, या तो भाई हो सकता है कि आपने एक्चुअली, हो सकता है इंटेंशनली किया हो, इंटेंशनली आपने ऐसा कुछ गलत किया है तो आप चुपचाप पे कर दीजिए अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर नहीं, ऐसा आपको लगता है कि नहीं गलती से हुआ है भाई, GSTR 1 में मैंने गलती से 10 लाख दिखा दिया, एक्चुअल में तो 1 लाख ही थी, तो उस केस में आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, प्रोविजन देखेंगे, सिंपल सी बात है, पढ़ेंगे प्रोविजन क्या आया, रूल, नया रूल आया 88C, where the tax payable by the registered person in accordance with statement of outward supply furnished by him, मतलब जो भी टैक्स पेबल आ रहा है रजिस्टर्ड पर्सन का GSTR 1 या IFF यूज करके in respect of tax period exceeds the amount payable by such person in accordance with return for that period furnished by him GSTR 3B। तो GSTR 1 में टैक्स पेबल ज्यादा है GSTR 3B से, कितना, बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज में भी रिकमेंडेड बाय काउंसिल, काउंसिल बताएगी। तो उस केस में क्या करना है, किसकी बात हो रही है, जब GSTR 1 या IFF के हिसाब से टैक्स जो है क्या है, ज्यादा है, किससे, GSTR 3B से, कितने अमाउंट से वो काउंसिल बताएगी, वो काउंसिल बताएगी। तो उस केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है, such registered person shall be intimated in prescribed form electronically on the common portal and copy of such intimation shall also be sent to his email address। so उसे इंटीमेट करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसे इंटीमेट किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा, कहाँ पे, कॉमन पोर्टल में भी इंटीमेट किया जाएगा, उसे ईमेल भी आएगा, उसे ईमेल भी आएगा। In the said intimation, the difference between GSTR 1 and 3B will be highlighted। उसमें हाईलाइट किया जाएगा कि भाई ये देखो, इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जनवरी पीरियड का GSTR 1 के हिसाब से आपका टैक्स 10 लाख का था, परंतु आपका टैक्स 3B के हिसाब से कितना है, 1 लाख रुपए है। विल बी हाईलाइटेड एंड ही विल बी डायरेक्टेड, उसे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, किस चीज के लिए, पे द डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी, कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए जो भी डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और एक्सप्लेन द अफरसेड डिफरेंस इन टैक्स पेबल ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 7 डेज। तो या तो उसने पेमेंट कर देना है या एक्सप्लेन करना है डिफरेंस 7 दिन के अंदर अंदर, या तो उसने पेमेंट कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या उसने क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है, दोनों में से जो भी चीजें हैं वो कर देना है उसको, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। ठीक है, such registered person shall upon receipt of said intimation either pay the amount of differential tax liability fully or partially along with interest and furnish details electronically on the common portal। हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको फुल्ली वो मान लेगा कि हाँ गलती, चलो भाई 9 लाख रुपए गलत है, हमने कम शॉर्ट पे किया था, वो शॉर्ट पेमेंट जो 9 लाख का था वो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कर देगा। या हो सकता है उसे लगता है नहीं नहीं मुझे 3 लाख का ही और पेमेंट करना चाहिए था, 3 लाख का ही पेमेंट करना चाहिए था, ये 4, यहाँ पे टोटल 4 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी, 1 लाख मैंने कर दिया, 3 लाख की पेमेंट करना था, 6 लाख यहाँ पे मैं जो है वो एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा आया है डिफरेंस। ठीक है, तो उसने जितना भी वो एक्सेप्ट करता है फुल्ली या पार्शियली उसने अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर देना है, बाकी उसने क्या कर देना, फर्निश कर देना रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid। तो जो भी डिफरेंशियल लाइबिलिटी है उसने एक्सप्लेन कर देना है कि मैं ये 6 लाख रुपए गलती से GSTR 1 में दिखा दिया था, एक्चुअल में तो टोटल 4 लाख की टैक्स लाइबिलिटी थी। ठीक है, तो उसने क्या कर देना है, जो भी उसने एक्सेप्ट कर दिया उसने पे कर देना चाहिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, बाकी का उसको एक्सप्लेन कर लेना है डिफरेंस, कितने दिन में, 7 डेज में, 7 डेज में। where any amount specified in said intimation remain unpaid within 7 days, अगर यहाँ पे अमाउंट का पेमेंट भी नहीं किया 7 दिन के अंदर अंदर, ना कोई रीजन एक्सप्लेनेशन फर्निश किया उसने, ना कोई रीजन एक्सप्लेनेशन फर्निश किया, या जो रीजन एक्सप्लेनेशन उसने फर्निश किया वो ऑफिसर को लगा कि नहीं ये तो गलत बात बोल रहा है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, कुछ भी आंसर दे रहा है, ऑफिसर को अनएक्सेप्टेबल लगा, तो या तो पेमेंट नहीं किया 7 दिन में, या रीजन ही एक्सप्लेन नहीं किया, या जो उसने रीजन एक्सप्लेन किया वो ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं। ये तीनों केसेस में क्या होगा भाई, उसको टैक्स पे करना रहेगा और वो रिकवर कैसे किया जाएगा, द सेड अमाउंट शैल बी रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79। रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग जाएगी भाई, रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग जाएगी, सेक्शन 79 के हिसाब से वो पैसा रिकवर किया जाएगा। Further, where a registered person to whom such intimation between difference in GSTR 1 and 3B is issued, he will be blocked from furnishing GSTR 1 or IFF for the subsequent tax period unless he deposits the amount specified in intimation or explains the reason।
और जब तक कि वो ये पेमेंट नहीं करता है तब तक कि उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा आगे के पीरियड के GSTR 1 या IFF फर्निश करने से, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा उसे। जब तक कि वो पेमेंट नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं करता डिफरेंस, तब तक कि उसका ब्लॉक रहेगा GSTR 1 और IFF। In other words, a registered person to whom intimation is issued under 88C, जिसको भी intimation issue किया गया 88C में has been issued on the common portal in respect of tax period, shall not be allowed to furnish details of outward supply in GSTR 1 और IFF। उन्हें क्या नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा किस चीज़ के लिए, टू फर्निश डिटेल ऑफ वॉट आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और IFF। कब तक के भाई, तो जिसे भी इंटीमेशन इशू किया गया है किस चीज़ के लिए, या तो भाई तू पेमेंट कर दे या एक्सप्लेन कर दे डिफरेंस, तो उसे यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा GSTR 1 या IFF सब्सिक्वेंट पीरियड का, जैसे कि हमने पढ़ा कब तक, जब तक कि उसने या तो डिपॉजिट नहीं किया अमाउंट या फर्निश नहीं किया रिप्लाई, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 88C। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें पढ़ी यहाँ पे हमने, 88C पढ़ा, 59(6) का अमेंडमेंट पढ़ा, यहाँ पे रूल 59 में क्या बात बोली 88C ने, सीधी बात बोली, अगर GSTR 1 में या IFF के हिसाब से जो आपका टैक्स पेबल है वो ज्यादा है किससे, GSTR 3B से, तो आपको क्या होगा, जब डिपार्टमेंट इंटीमेट करेगा तो आपको दो चीजें करनी है, या तो आप पे कर दीजिए अमाउंट, ठीक है, पे कर दीजिए अमाउंट, और बाकी क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए डिफरेंस। अगर पे नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको लगता है कि नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या पार्शियल पेमेंट करते तो पार्शियल पेमेंट कर दीजिए, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करना है आपको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, और जो पेमेंट नहीं कर रहे हो उसके लिए एक्सप्लेन करना है डिफरेंस। और जब तक कि ये आपको कितने दिन में करना है, 7 डेज के अंदर अंदर करना है। अगर नहीं करते हो 7 डेज के अंदर अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पे आपका जो आगे के पीरियड है उसका GSTR 1 और IFF आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा अमेंडमेंट है रिटर्न्स चैप्टर के दोनों, अनडाउटेडली ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आएंगे, रिफंड चैप्टर में एक अमेंडमेंट है बेटा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखेंगे एक बार समझेंगे एग्जाम्पल से पहले क्या केस है यहाँ पे, क्या केस कवर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उन्होंने बुक किया एक फ्लैट, मिस्टर ए ने एक बुक फ्लैट किया, यहाँ पे कब किया फ्लैट बुक, यहाँ पे मार्च 2022, कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, 21-22, फ्लैट बुक किया, उस टाइम पे अमाउंट पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज वैल्यू है, प्लस 5 लाख रुपीज उस पर GST है। किसको पे करेगा यहाँ पे, मिस्टर ए ने पेमेंट कर दिया किसको, बिल्डर को, कितना, 1 करोड़ प्लस 5 लाख रुपीज GST के, ठीक है। ये 5 लाख रुपीज GST के बिल्डर किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, ऑब्वियसली टाइम ट्रिगर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए GST के क्या कर देगा, पे कर देगा। कब पे किया इन्होंने, मार्च 22 की बात हो रही है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अब क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजंस प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, डिले पे डिले, बिल्डर ने तो बोला था कि 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीना और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मिस्टर ए ने बोला बहुत वेट कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा वेट कर लिया, मुझे क्या करना है भाई, आप मेरा कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं लेना आपके यहाँ पे फ्लैट। मिस्टर ए ने बिल्डर को बोला आप मेरा यहाँ पे टर्मिनेट करो, मेरे को नहीं चाहिए, कि कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्डर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, जनवरी 24 तक वो रुका। जनवरी 24 में मिस्टर ए ने बोला कि बस अब बहुत हुआ, आप मेरे पैसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्डर ने बोला ठीक है मैं रिफंड कर देता हूँ। बिल्डर ने 1 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए, 1 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए। मिस्टर ए ने बोले भाई 5 लाख रुपए GST के दिए थे वो, तो बिल्डर ने बोला वो तो गवर्नमेंट को दे दिया ना, वो तो गवर्नमेंट को दे दिया, अब तो कैसे मैं आपको कर सकता हूँ, अब मैं नहीं आपको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे अब नहीं कर सकता रिफंड, वो पैसे मैंने तो गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, मेरे पास जो 1 करोड़ थे वो मैंने आपको दे दिए। तो मिस्टर ए ने बोला भाई मेरी क्या गलती, तुमने प्रोजेक्ट डिले किया, ठीक है। बिल्डर ने बोला मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे क्रेडिट नोट भी नहीं इशू हो सकते, क्योंकि क्रेडिट नोट का भी टाइम लिमिट चले गया। क्रेडिट नोट का आपको याद है, ये हमने पढ़ा था टाइम लिमिट क्या होता था, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 21-22 की बात हो रही है, तो 21-22 का कब तक आता है, सितंबर 22 तक के तो रहता था भाई, सितंबर 22 तक तो मैं क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता था, अब तो क्रेडिट नोट का भी टाइम चला गया, अब तो क्रेडिट नोट का भी टाइम चला गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये केस की बात आ रही है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको कैसे रिफंड मिले, रिफंड तो मिलना चाहिए आपको, आपने टैक्स पे किया है, यहाँ पे सर्विस कैंसिल हो गई, रिफंड तो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए क्या प्रोविजंस आए वो देखेंगे। केस आपको आई थिंक समझा होगा। सो क्या केस है, देयर आर केसेस वेयर द अनरजिस्टर्ड बायर्स
who has entered into agreement contract with a builder for supply of service of construction of flat building and has paid the amount towards consideration for such service. ये हमने अभी समझा. अनरजिस्टर्ड बायर ने क्या किया, एंटर हुआ है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर के साथ, सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट बिल्डिंग सर्विस होती है, पढ़ा है हमने, और पे कर दिया. क्या अमाउंट, किस चीज का, कंसिडरेशन हमने देखा 1 करोड़ प्लस जीएसटी पे किया है, इधर फुल्ली और पार्शली जितना भी उसने पे किया. along with applicable tax had to get the said contract agreement cancelled subsequently due to non completion or delay in construction activity in time or any other reason. किसी भी कारण से, मे भी हो सकता है डिले इन कंप्लीशन है, डिले इन कंस्ट्रक्शन है, नॉन कंप्लीशन है, या कोई भी रीजन से उसे कैंसिल करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो केस यहाँ पे फॉलो हो गई. ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल से समझा. और क्या केसेस फॉलो हो सकते हैं यहाँ पे वो भी देखेंगे. पहले, in number of such cases the period for issuance of credit note on account of cancellation of service may already have got expired by that time. देखा हमने, हो सकता है क्रेडिट नोट का टाइम भी एक्सपायर हो गया है. In such cases supplier may refund the amount to buyer after deducting amount of tax collected by him from the buyer. तो अभी तक सप्लायर क्या कर रहे थे कि भाई टैक्स का तो 5 लाख नहीं दिया, बाकी का 1 करोड़ दे दिया, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करने की भी टाइम खत्म हो गई, तो क्रेडिट नोट भी कैश इशू करे बिल्डर. Similar situation may arise in case of long-term insurance policy for which premium for entire period term of policy is paid upfront along with applicable GST. So long-term insurance policy आपने ली, for example, पूरे पीरियड का आपने क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया जीएसटी के साथ, वो भी सिमिलर केस है. And the policy is subsequently terminated prematurely due to some reason, but policy बाद में terminate होगी. In this case, time period for issuing credit note may have already expired and therefore insurance company may refund the proportionate premium net of GST. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है भाई, कैंसिल हुई, टर्मिनेट हुई पॉलिसी, तो उस केस में वो क्या करेंगी, वो उन्हें आपको क्या दे देगी भाई, आपको वो यहाँ पे कर देगी खाली का खाली नेट अमाउंट, नेट ऑफ जीएसटी. ठीक है, तो सिमिलर केस है कि भाई पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए थे बट सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो गया, क्रेडिट नोट का टाइम भी चला गया. ठीक है, अब आगे ये टैक्स का क्या हो, ये बात आई. There was no facility available to such unregistered buyer recipient for claiming refund of amount of tax borne by them in the event of cancellation of contract agreement for supply of service. अभी तक के ये सारे केसेस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, अब प्रोविजन आ गया है. ठीक है, अभी तक के कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जिससे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रिफंड ले सके. भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 लाख रुपए, अपने एग्जाम्पल में ही देख रहे हैं जैसे हम. However, सेक्शन 54(1) हमने जो ऑलरेडी प्रोवाइड पढ़ा हुआ है, वो सेक्शन क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, any person can claim refund by making an application up to 2 years from the relevant date. Section 54 क्या बोलता है, any person can claim refund, any person, it includes unregistered person also. भाई लॉ में ये बंदोबस्त तो किया हुआ है कि कोई भी रिफंड क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो लॉ ये अथॉरिटी तो दे रहा है कि एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड. रिफंड का टाइम लिमिट क्या होता है, 2 years. कहां से, रेलेवेंट डेट से. रेलेवेंट डेट अलग अलग केसेस में अलग अलग हमने देखी हुई है. सो क्या बोला, 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. ये प्रोविजन तो है, एनी पर्सन मतलब क्या, अनरजिस्टर्ड भी आते हैं, रजिस्टर्ड भी आते हैं, कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है रिफंड. Further, in terms of 5480, in cases where unregistered person has borne the incidence of tax, आप unregistered person हो और आपने borne किया incidence of tax and not passed on the same to any other person, किसी और को भी पास नहीं किया है वो burden, the said refund shall be provided to him instead of being credited to consumer welfare fund. तो लॉ में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने यहाँ पे क्या किया है भाई, यहाँ पे बॉर्न किया इंसिडेंस ऑफ टैक्स और किसी और को पास ऑन भी नहीं किया है, तो पैसा तो उसको ही मिलना चाहिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा. किसको मिलेगा, उसको मिलेगा. ठीक है, तो प्रोविजंस तो सब हैं. अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू इनेबल सच अनरजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सेक्शन दिस 54(1) in situation discussed above, जो हमने देखी अभी, a new functionality has been made available on the common portal. एक नई फंक्शनैलिटी लेके आए कॉमन पोर्टल में. वो किसको अलाउ करती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन. वो कैसे लेगा, अब समझो क्या बोला उन्होंने, क्या करना है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टेक अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर रिफंड अंडर द कैटेगरी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो इन केसेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक बढ़िया फैसिलिटी लेकर के आई. आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लें, रिफंड के लिए लीजिए. आपने क्या करना है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, अप्लाई कर देना है आपको रिफंड के लिए. किस, कौन सी कैटेगरी के अंदर, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन. बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. इन्फॉर्म जीएसटी RFD 01. Further, Rule 89 has been amended to provide documents required to be furnished along with
एप्लीकेशन फॉर रिफंड, रूल 89 में भी अमेंडमेंट आया कि भाई अब जब रिफंड के लिए वो अप्लाई करेगा जीएसटी आरएफडी 01 में, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो देने पड़ेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे रिफंड अप्लाई करने के लिए। तो रूल 18 यहाँ पे क्या किया गया है, रूल में भी अमेंडमेंट किया गया है, रूल में भी अमेंडमेंट किया गया है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रूल 89 में अमेंडमेंट आया है, ठीक है। along with the application of refund by the unregistered person and statement to be uploaded along with the said refund। तो ये जो आप रिफंड अप्लाई करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और क्या सर्टिफिकेट देना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार बस देख लेंगे। कौन क्लेम कर रहा है रिफंड, रिफंड क्लेम कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन कैंसल्ड और टर्मिनेटेड। क्या हुआ है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड अप्लाई कर रहा है, क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो सप्लाई ऑफ सर्विस का था वो कैंसिल हुआ है या टर्मिनेट हुआ है, कैंसिल हुआ है या टर्मिनेट हुआ है। तो उस केस में क्या है, करना है उसको एक स्टेटमेंट देना है, क्या रहेगा वो स्टेटमेंट में, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस में क्या क्या, अब आप खुद ही दिमाग से सोचो कि भाई ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी भी केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले तो जो इनवॉइस की डिटेल होगी, नंबर, डेट, वैल्यू, क्या टैक्स पे किया हुआ है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, along with copy of such invoices, प्रूफ ऑफ मेकिंग सच पेमेंट टू सप्लायर, आपने सप्लायर को जो पेमेंट किया है उसका प्रूफ रहेगा, सेकेंड चीज। थर्ड चीज, जो भी एग्रीमेंट है आपका उसका कॉपी रहेगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा उसका कॉपी रहेगा, जो आप सप्लायर के साथ एंटर किए हो, लेटर इशूड बाय सप्लायर फॉर कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, फिर कैंसिलेशन हुआ तो कैंसिलेशन का लेटर रहेगा, ऑफ लेटर issued by supplier for cancellation or termination of agreement or contract for supply of service, details of payment received from supplier, जो supplier ने 1 करोड़ का आपको पेमेंट दिया अपने एग्जांपल में, उसका डिटेल्स रहेगा, अगेंस्ट कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जो सप्लायर ने आपको पेमेंट दे दिया उसका डिटेल्स रहेगा। तो ये सारे डिटेल्स रहेंगे भाई, इनवॉइस का डिटेल रहेगा, पेमेंट का डिटेल रहेगा, एग्रीमेंट आपका जो है उसका डिटेल रहेगा, कैंसिलेशन वाले एग्रीमेंट का रहेगा, सप्लायर ने जो पेमेंट कर दिया उसका डिटेल्स रहेगा। तो ये स्टेटमेंट एक आपको देना है, स्टेटमेंट में पूरा बना के दोगे आप ये सारी डिटेल्स तो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। सेकेंड, एक सर्टिफिकेट दोगे, एक सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, सप्लायर, क्या कि भाई मैंने ये टैक्स पे किया है जिसके लिए रिफंड क्लेम कर रहा है, एक सर्टिफिकेट बना के देगा सप्लायर, क्या कि ही हैज पेड द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस ऑन विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड बाय द एप्लीकेंट एंड उसने एडजस्ट नहीं किया ये टैक्स का अमाउंट कहीं भी अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, ही हैज नॉट एडजस्टेड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन दीज इनवॉइसेस अगेंस्ट हिज लाइबिलिटी बाय इशूइंग क्रेडिट नोट, उसने कहीं एडजस्ट नहीं किया ये टैक्स का अमाउंट उसने पे किया है गवर्नमेंट को, एंड ही हैज नॉट क्लेम्ड एंड विल नॉट क्लेम रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इनवॉइसेस, और ना उसने रिफंड क्लेम किया और ना वो रिफंड क्लेम करेगा, ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, डबल थोड़ी ना गवर्नमेंट रिफंड देगी। तो ये सिंपल सी बात है, दो चीजें हमने देखी, क्या करना है, कैसे अप्लाई होगा ये रिफंड, क्या फंक्शनैलिटी आई है, फंक्शनैलिटी आई है भाई सबसे पहले तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना है, अप्लाई करना है रिफंड किस कैटेगरी में, यहाँ पे रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद एक स्टेटमेंट देना है जिसमें सारे डिटेल्स रहेंगे, एक सर्टिफिकेट है जो सप्लायर देगा, सप्लायर देगा कि भाई मैंने टैक्स पे कर दिया है, मैं रिफंड क्लेम ना किया हूं ना करूंगा, ना मैंने ये जो है टैक्स अमाउंट को एडजस्ट किया अपनी आउटपुट लाइबिलिटी से, ये सर्टिफिकेट उसको दे देना है। Certificate by chartered accountant or cost accountant to the effect that there is no unjust enrichment in this case of applicant is not required to be furnished in case where refund claim by unregistered person who has borne the incidence even if the amount of refund exceeds 2 lakhs, इस केस में कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है CA-CMA की, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग रिफंड, अब इस केस में रिलेवेंट डेट क्या रहेगी भाई, रिफंड कब तक अप्लाई करना है, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, 54 में पढ़ा है हमने, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अब रिलेवेंट डेट क्या इस केस में, रिलेवेंट डेट क्या रहेगी इस केस में, तो जनरली हमने देखा है द रिलेवेंट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड बाय अ पर्सन अदर देन सप्लायर क्या होती है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लायर के अलावा अगर कोई और रिफंड क्लेम करता है तो उस केस में रिलेवेंट डेट क्या रहती है, जब भी उसको गुड्स या सर्विसेज मिली, गुड्स या सर्विसेज मिली। अब इस पर्टिकुलर केस में रिफंड की डेट क्या रहेगी, आप ही सोचो क्या रहेगी, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगता है इस चैप्टर में पूरा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कैंसिलेशन हुआ, डेट ऑफ कैंसिलेशन वो आपकी रिलेवेंट डेट होगी, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम करना है आपको। So, date of issuance of letter of cancellation of the contract agreement for supply by the supplier and will be considered as the date of receipt of services by the applicant, उसे क्या माना जाएगा, date of receipt of services,
और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज से ही क्या मानी जाती, क्या ही मानी जाती, रिलेवेंट डेट मानी जाती है। ठीक है, तो आपके आसपास में ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने क्या किया है भाई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, तो आप उन्हें बता सकते हो, ये बहुत बढ़िया खबर है, वो क्या कर सकते हैं, अब रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो इन द गिवन केस ऑफ रिफंड क्या रहेगा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन भी लेटर ऑफ कैंसिलेशन मिला वो क्या हो जाएगी, उसे माना जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज, और वो हो जाएगा क्या, रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट। In cases where the amount paid back by the supplier to unregistered person on cancellation termination of contract for supply of services less than amount paid by such unregistered person to the supplier, only proportionate amount of tax involved in such amount shall be paid back as refunded to the unregistered person। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सप्लायर ने कुछ कैंसिलेशन चार्जेस वार्जेस करके आपको कुछ क्या किया, कम अमाउंट दिया, कम अमाउंट दिया, तो उस अमाउंट पे जितना प्रोपोर्शनेट टैक्स रहेगा उतना ही रिफंड मिलेगा, उतना ही रिफंड मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, क्या बात करी हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, आपने कुछ फ्लैट बुक किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ली थी आपने, तो आपने ली, अब क्या हो गया, अब आपको उसको कैंसिल कर, तो आप कैंसिलेशन के लिए गए, सप्लायर ने आपको क्या किया, यहाँ पे बिल्डर ने फॉर एग्जांपल क्या किया, आपको भाई बेस अमाउंट तो दे दिया, जीएसटी उसने बोला मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, मैं कैसे वापस करूं, मैंने तो गवर्नमेंट को दे दिया है, मेरा क्रेडिट नोट इशू करने का भी टाइम चले गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट लॉ में प्रोविजंस है, 54(1) क्या बोलता है, कोई भी पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है फ्रॉम 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोविजन और पढ़ा, उसमें भी क्या बात हुई कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बॉन्ड किया इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बॉन्ड किया इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो भाई उसको रिफंड मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, और उसने किसी को यहाँ पे किसी और को पास भी नहीं किया है, पैसा तो उसको ही मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये लॉ में प्रोविजंस थे। उसको इनेबल करने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया फंक्शनैलिटी डाल दी, क्या बोला, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लो ना, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लो, कहां जाके, यहाँ पोर्टल में जाके और अप्लाई करो रिफंड, किस कैटेगरी में, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अप्लाई कर दिया। सेकेंड काम क्या करना है, स्टेटमेंट दो साथ में, और क्या दो, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या दो, सर्टिफिकेट दो, स्टेटमेंट देना है आपको क्या चीजों का, इनवॉइस का डिटेल्स, पेमेंट का डिटेल, एग्रीमेंट का डिटेल, कैंसिलेशन जो हुआ उसका डिटेल, ये सारी चीजें डिटेल दे करके आपने क्या कर देना, एक स्टेटमेंट दे दो, एक सर्टिफिकेट दे दो, सप्लायर इशू कर दे कि ना उसने रिफंड लिया है ना वो रिफंड लेगा, और क्या, ना उसने वो टैक्स का अमाउंट एडजस्ट किया है, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है उसने, ये सारी चीजें वो बोल दे, सीएसीएमए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रिलेवेंट डेट क्या, रिलेवेंट डेट का रिलेवेंस क्या आता है, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट हम क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में रिलेवेंट डेट क्या, तो इस केस में लेटर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन को क्या बोलेंगे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस ही क्या हो जाती है हमारी भाई, यहाँ पे हो जाती है रेलेवेंट डेट, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो एक ये ही अमेंडमेंट है इस चैप्टर में, एंड यस यहाँ पे हम ये तीनों चैप्टर्स के अमेंडमेंट कंप्लीट करते हैं, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, इसके आगे के अमेंडमेंट्स आगे वाले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर